Good day to all. Today I'm give you little bit detail about NTPC one तो कर ही रही है, recently which is आपने very न्यूज़ सुना key. होगा. If you are planning for a long term portfolio building, आप अगर long term portfolio बना रहे हैं तो उसमें हर सेक्टर्स के शेयर्स होने बहुत जरूरी हैं. कुछ ऑल वेदर शेयर्स होने हैं कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के बाद भी वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करें. ऑल वेदर वॉलेटिलिटी की बात करें तो पीएसयू से बेटर सेक्टर कोई नहीं हो सकता है. So definitely today I am going to give you an idea of some of the PSU companies which has very good potential in coming 5 to 6 years. Their growth is intact. Government focus is on those sectors. Companies, whenever government is doing some deals or agreement with countries, these companies will get benefited most. तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, किस सेक्टर की कंपनी है पीएसयूज, और कैसे आपके पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं. एंड डेफिनेटली दिस विल बेनिफिट यू. अगेन, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इंफॉर्मेटिव पर्पस. कई बार कंपनीज हैं, शेयर्स हैं, बट वो आपके रडार से मिस हो जाती हैं, तो ये हाईलाइट कर देगा, आप अपने वॉच लिस्ट में फिर से रख सकते हैं. इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट कंपनी इन दिस PSU लिस्ट इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स अ डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर में भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो देयर कंट्रीब्यूशन इज मैसिव. कहीं भी डिफेंस से रिलेटेड या एयरक्राफ्ट बन रहा हो, ब्रह्मोस बन रहा हो आपके, या और भी किसी तरीके की चीजें बन रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें यूज अगर होगा तो BEL का कंट्रीब्यूशन होना ही होना है. सो दिस कंपनी हैज अ पोटेंशियल इन 5-6 years टू ग्रो इवन टू न्यू हाइज. अगर मेजर अट्रैक्शंस की बात करूं इस कंपनी में तो इनका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा रडार की बात हो, मिसाइल की बात हो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिमांड्स होती है उसमें इनका रोल रहता ही रहता है. और जैसा कि गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का पुश है, दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ डील्स एंड एग्रीमेंट्स, तो पोटेंशियल इज देयर. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी डे बाय डे बढ़ रही है. अभी जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा साइप्रस के साथ गवर्नमेंट की डील हुई है, जिसमें कि अदर देन हार्डवेयर ऑफ डिफेंस बहुत सारे मिसाइल्स के भी ऑर्डर आए हैं. Then you have many drones also. So definitely if you will keep this for long term, then defense की modernization जो हो रही है उसका benefit इनको मिलने वाला है. Now the second in the list is again from the defense sector. It's Hindustan Aeronautics Limited. अगर इनका की कॉम्पिटेंसी की बात करूं तो दे आर इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस. अब मेजर फ्लाइट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो, गवर्नमेंट के जितने भी डिफेंस ऑर्डर्स आते हैं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहता है. अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो वो भी बहुत ही हेवी है. मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर ये कुछ नहीं करें फिर भी 4 साल 5 साल तक स्ट्रेट अवे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके निकाल सकते हैं. आपने सुना होगा फ्रांस से डील ऑलमोस्ट डन होने वाली है, जिसमें इंडिया रफाल के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं. तो ऑफ कोर्स इसका भी बेनिफिट इन दोनों कंपनीज HAL और BEL दोनों को ही मिलने वाला है. इन बिटवीन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ऑलवेज आ रही है. गवर्नमेंट का अपना बजट डिफेंस पे मैसिव है, वो हमने देखा ही है. अभी जब हमारे पास यूएस से इंजन्स आ गए हैं तो तेजस एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग को भी स्पीड अप किया जाएगा. अभी 3 से 4 महीने में 1 से 2 तेजस की डिलीवरी भी होने वाली है. सो ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली बूस्ट डिफेंस सेक्टर शेयर. नाउ थर्ड इन द लिस्ट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC. जब भी फाइनेंसिंग की बात आती है वो भी पावर सेक्टर में, तो दिस इज द कंपनी. वट एवर फंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज, वो पावर फाइनेंसिंग के लिए PFC के पास जा सकते हैं एंड दे विल अरेंज द फंड्स. तो जैसा हम देख रहे हैं कंपनीज एक्सपेंड कर रही हैं, दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. अब रिन्यूएबल हो, विंड हो, हाइड्रो, अभी न्यूक्लियर की भी न्यूज आई है. तो जिस तरीके से इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की डिपेंडेंसी अभी है क्रूड पे, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी हम बहुत मैसिव तरीके से चीजों को एक्सपेंड करें. और जब एक्सपेंशन की बात होगी, सेटअप की बात होगी बड़े बड़े एनर्जी माइनिंग फील्ड के लिए, तो डेफिनेटली फाइनेंस की जरूरत होगी और PFC का रोल बहुत ही क्रिटिकल यहां रहने वाला है. आपको साथ में यह भी बताता चलूं कि इट्स अ हाई डिविडेंड यील्ड शेयर. अगर यह शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आपको डिविडेंड भी आता रहेगा, जो कि एज अ फिक्स इनकम काम करेगा. प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ. दे डोंट हैव मच टू स्पेंड.
फाइनेंस करना है, लोगों को लोन देना है और उनसे इंटरेस्ट अर्निंग इनकी होती है। सो डेफिनेटली पावर सेक्टर में जिस तरीके की बूम है अभी, और कैपेक्स जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अदानी हो, रिलायंस हो, आपकी वेदांता हो, इसके अलावा आइनॉक्स हो, सुजलॉन हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पावर सेक्टर में है और जो बहुत ही मैसिवली कैपेक्स कर रहे हैं। तो हर उनके फंड की रिक्वायरमेंट के लिए पीएफसी इज देयर। नाउ फोर्थ इन द लिस्ट इज आरईसी। अगर आरईसी की बात करूं तो दे आर इन सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी कैपेक्स की जरूरत है कंपनी को, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए, तो दे विल गो टू आरईसी। दिस इज ऑल्सो अ पीएसयू कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी हो, या फिर आपकी एक्सप्रेसवे हो, या फिर आपका हाईवेज हो, या पोर्ट्स हो, इस तरीके की कहीं भी कुछ भी बड़े मैसिव सेटअप हो रहे हैं और फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आरईसी इज द विनर व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दोज एग्रीमेंट्स। कैश रिजर्व की बात करें तो दे आर सिटिंग ऑन द मैसिव कैश रिजर्व। कैश जनरेशन भी इनका बहुत मैसिव है, डिविडेंड की इनकी भी अच्छी यील्ड है। तो इन सब चीजों को मिला के देखेंगे तो आरईसी इज ऑल्सो अ गुड बेट if you are planning for 3, 4, 5 years of investment and building a portfolio for a little bit longer period. Now, fifth in the list is Coal India. Again, this is into energy and mining because coal की mining भी होती है, और coal India, coal की requirement energy के लिए अभी massive तरीके से हो रही है। And the way India is planning to diversify is its energy requirement. तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट के भी अभी प्राइम फोकस पे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है। अब उसके लिए कोल की रिक्वायरमेंट है, कोल के थर्मल्स को फेज आउट किया जाने वाला था, बट अभी वापस फिर से उस पे फोकस किया जा रहा है। इवन यूरोप में भी बहुत सारे कोल के जो थर्मल पावर्स थे उसको रीएक्टिवेट किया गया है आफ्टर वॉचिंग द क्रूड ऑयल प्राइस। और कोल इंडिया की आप जानते हैं इट्स अ मोनोपोली काइंड ऑफ पोजीशन। जब कोल की बात हो तो दे आर द ओनली माइनर एंड प्रोवाइडर ऑफ कोल। सम इंडस्ट्रीज है पॉकेट्स में स्टील एंड ऑल, दे मैनेज देयर ओन माइन, बट फॉर कॉमर्शियल पर्पस कोल इंडिया इज द ओनली कंपनी हु इज हैंडलिंग ऑल कोल माइनिंग इन इंडिया। अगेन दे आर ऑल्सो सिटिंग ऑन ह्यूज कैश रिजर्व। डिविडेंड पे आउट भी इनका बहुत अच्छा है, और अभी रिसेंट गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे कोल से गैस बनाया जाए। तो अगर यह सक्सेसफुल होता है टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी कोल इंडिया इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कोल इंडिया को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते। नाउ द सिक्स्थ company is NTPC, National Thermal Power Corporation. They are into power generation. पावर की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रही है, डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी की, रेसिडेंशियल यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, द वे मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग, तो किसी एक चीज पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो जो भी थर्मल से, वाटर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके लिए एनटीपीसी इज इनिशिएटिंग द वर्क। तो अगले 2 से 4 सालों में, 5 सालों में जब यह सेटअप रेडी होगा तो डेफिनेटली इसके मैक्सिमम बेनिफिट एनटीपीसी को ही मिलेगा। इसलिए आप एनटीपीसी पे भी नजर रख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है और एक्सपेंशन चल रहा है, तो दे आर गोइंग टू बी अ मेजर स्टेक होल्डर इन दैट। इवन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसमें भी एनटीपीसी का पार्टिसिपेशन है। और स्टेबल कैश फ्लो की बात करें तो एनटीपीसी इज वन ऑफ द बेस्ट पीएसयूज जिनका बहुत ही स्टेबल कैश फ्लो है। सो आप अगर चेकलिस्ट बना रहे हैं तो इसमें आप हर पॉइंट्स पे टिक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एनटीपीसी। नाउ सेवेंथ इन द लिस्ट इज आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल की बात करें तो रेलवे से रिलेटेड कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर डालने हैं, तो मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वह आरवीएनएल को ही जाते हैं। वह आपका हाई स्पीड ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, सेमी स्पीड हो, या फिर आपके फ्रेट कॉरिडोर हो। अभी पोर्ट से कनेक्टिविटी चल रही है जिसकी ट्रैकिंग की बात चल रही है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो आरवीएनएल का बहुत एक्सपोजर इंडिया में तो है ही, अभी बात यह भी चल रही है कि बहुत जल्दी आरवीएनएल को इरकॉन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फॉरेन में भी अफ्रीकन कंट्रीज से जो भी रेलवे ट्रैक्स और रेलवे मॉडर्नाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो भी आरवीएनएल के पास आएंगे। तो अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर आरवीएनएल। अगर गवर्नमेंट की ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का एनुअल बजट रेलवे पे हो रहा है। अब उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट अब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पे मेजर एक्सपेंस होता है, और जिसके स्टेक होल्डर की अगर बात करें तो आरवीएनएल रहने वाला है। इसलिए अपॉर्चुनिटी इज देयर। और अपने अगर हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80% डाउन चल रहा है आरवीएनएल।
So you can keep eye on that also. Now 8th in the list is IRFC, Indian Railway Financial Corporation. अभी मैंने RVNL में आपको बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन कर रही है, नए नए सेटअप्स कर रही है, नए तरीके के ट्रेन्स ला रही है। अब इन सब चीजों के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी रेलवेज को, उसमें मेजर फंड प्रोवाइडर IRFC ही होंगी, क्योंकि जब भी कुछ फंड की जरूरत होती है तो दे विल जस्ट गो टू IRFC एंड IRFC हैज टू गो एंड डू द डिस्कशन विद द डिफरेंट बैंक्स। तो IRFC की भी बहुत ही अच्छी सिचुएशन है और आगे भी रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो इनके पास ही आना है। तो आप यह कह सकते हैं कि दे आल्सो होल्डिंग अ काइंड ऑफ मोनोपोली व्हेन इट्स कम टू फाइनेंसिंग इन रेलवे। नाउ 9th इन द लिस्ट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स is also in defense and to be precise they into defense missile system। तो जब भी मिसाइल सिस्टम की बात आती है तो उससे रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे या जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेटअप होगा, दैट BDL will do, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो दे आर ऑल्सो होल्डिंग सब्सटेंशियल ऑर्डर बुक। और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि आप जान रहे हैं, ब्रह्मोस हो या फिर अभी डिफरेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे टेस्टिंग चल रही है, अभी ड्रोन से मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, तो दे आर द बिग स्टेक होल्डर इन ऑल दोस थिंग्स। और कल को जो भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे दे विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग तो हो ही रही है। नाउ दे आर इनटू एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज for providing missile system and BDL will get benefit of that. So definitely opportunities are there, but yeah, you need to hold it for 3, 4, 5 years to get the maximum result. The 10th in the list is ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. कहीं भी ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो ONGC is the PSU who handles on behalf of government। और जैसा रिसेंट हमने न्यूज सुना था कि अंडमान निकोबार में देयर इज अ ह्यूज ऑयल रिजर्व, तो गवर्नमेंट ने तो अभी भी कंफर्म नहीं किया है, बट इन फ्यूचर जब भी स्ट्रेटेजिकली टाइम आएगा और गवर्नमेंट इसको कहीं भी कंफर्म करती है या इस तरीके की कुछ होती है तो ONGC गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस। इसके अलावा जैसी हमारी क्रूड की रिक्वायरमेंट हो रही है और बढ़ रही है, और जिस तरीके से ग्लोबल सिनारियो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, अभी रिसेंटली अफ्रीका के अंगोला से, देन नॉर्थ अमेरिका में भी डिफरेंट कंट्रीज से ONGCs की टाई हुई है और इन्होंने कुछ स्टेक वहां की कंपनीज में खरीदा है, जिससे कि अपना क्रूड ऑयल वहां से एक्सप्लोर करके और डेवलपमेंट के बाद वो यहां ला सके। सो डेफिनेटली एनर्जी की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये सूनर और लेटर खत्म होने वाली नहीं है, ये ऑलवेज रहेगी। एंड द वे गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, तो अपनी ऑयल की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो डेफिनेटली कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन आई, ONGC ऑल्सो इज अ गुड लॉन्ग टर्म पे। डिविडेंड की बात हो तो बहुत ही टाइमली डिविडेंड पेमेंट होती है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है ONGC का, बिकॉज ऑयल में एवरीथिंग इज ऑन कैश। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी इनके पास आती रहती है, वो इंडिया में हो या फिर बाहर डिफरेंट कंट्रीज में भी टाई अप्स इनके होते रहते हैं। तो आज मैंने ये 10 ऐसी कंपनीज बताई हैं जिसमें इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो मिनिमम रिस्क है, बिकॉज दीज आर द PSUs। तो अदर देन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से कुछ इसमें रिस्क आए तो हो सकता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा मेजर इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें या फिर कैश फ्लो की नहीं रहती है, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में कई बार चीजें बाद में अनफोल्ड होती है। So definitely you can do more research and keep in your watch list so that your portfolio will also become strong and robust with time. For more informative and educational video, don't forget to subscribe my channel and same time press the bell icon. So whenever I'm putting a new video, you will get a notification. By the time I come with another video, stay safe, stay healthy. Thank you.